नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आइए नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। प्राथमिक विद्यालयों के विलय के विरोध में कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी का हल्ला बोल। कमिश्नरी से कलेक्ट्रेट तक की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ज्ञापन सौंप राज्यपाल से की शासनादेश को वापस लेने की मांग। चेकिंग के दौरान कंकड़खेड़ा पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को दबोचा। 2 बाइक, 1 स्कूटी और मोबाइल फोन भी किया बरामद। पकड़े गए लुटेरों में बताया जा रहा है एक युवक पुलिसकर्मी का बेटा। टीपी नगर पुलिस ने दबोचा फर्जी क्राइम ब्रांच और पत्रकार बनकर महिलाओं से ठगी करने वाला गिरोह। झूठे मुकदमे में फंसाकर करते थे महिलाओं का उत्पीड़न। कर्मचारियों की मांगे नहीं पूरी होने से गुस्साए आउटसोर्सिंग कर्मचारी। शुक्रवार से नगर निगम में करेंगे अनिश्चितकालीन धरना और क्रमिक अनशन। और सूदखोर पर मकान हड़पने के प्रयास का आरोप। ब्याज की पूरी रकम लौटाने पर भी जीएसटी और फाइल चार्ज के नाम पर मांग रहा रुपए। थाना पुलिस पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिलाधिकारी कार्यालय में राज्यपाल के नाम कई मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार ने करीब 5000 प्राइमरी स्कूल और जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने का निर्णय लिया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार के निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए सरकार अपना निर्णय वापस लेना चाहिए। 5000 स्कूल जो है बंद कर रही है सरकार। ये सीधा जो है जो शिक्षा माफिया है, ये सरकार जो है शिक्षा माफियाओं से मिली हुई है। क्योंकि अगर जो है कोई भी स्कूल बंद होगा तो उससे जो निजी स्कूलों हैं उनका जो है फायदा होगा। तो ये जो सरकार है ये शिक्षा भी नहीं दे पा रही, जो मूल अधिकार है जो है गरीबों का। सरकार को एक मल्टीनेशनल की तरह काम नहीं करना चाहिए, उसको जो है सबके बारे में जो है सोचना चाहिए। योगी सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है कि प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जाए, इसके नाम पर जो हमारे दलित, वंचित, शोषित परिवारों के बच्चे हैं उनका क्या होगा। आज एक स्कूल का विद्यालय बंद हो जाएगा तो छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरे तीसरे गांव में जाकर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक एवं जूनियर स्कूलों के विलय करने के निर्णय के विरोध में गुरुवार को मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी के दर्जनों सदस्य कमिश्नरी चौराहा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर कार्यालय के सामने जमीन पर बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए इस फैसले को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष रंजन शर्मा ने बताया कि हम लोग प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए उस निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 5000 प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों की मर्ज वित्तीय कर बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अनेक स्तरों पर शिक्षा, रोजगार और सामाजिक संरचना को प्रभावित करेगा और गरीब, ग्रामीण व श्रमिक वर्ग के बच्चों एवं परिवारों के लिए गहरा संकट बन जाएगा। इसलिए कांग्रेस यह मांग करती है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, क्योंकि बच्चों को दूर दराज गाँव में आना पड़ेगा। छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में जाना पड़ेगा, जिससे बच्चों की सुरक्षा, समय और उपस्थिति पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद होने से मिड डे मील से जुड़े रसोइयों और सहायकों की नौकरी छिन सकती है, जिससे गरीब परिवार की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। योगी सरकार ने जो फैसला लिया है 5000 स्कूल बंद करने का, उसी संबंध में हम सब लोग एकत्र हुए हैं और पूरे प्रदेश व्यापी ये आंदोलन है। कांग्रेस पार्टी जो 5000 स्कूल करने की इन्होंने मुहिम चलाई है, बंद कर रहे हैं, इसका पुरजोर विरोध करती है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन में एकजुट होकर काम करेगा और इस गलत फैसले को वापस करने तक आंदोलित रहेगा। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरे प्रदेश भर में योगी सरकार ने 5000 स्कूलों को मर्ज करने के लिए, स्कूलों को बंद करने के लिए जो तुगलकी फरमान जारी करा है उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आज मेरठ महानगर कांग्रेस कमेटी मंडलायुक्त के यहाँ विरोध दर्ज करा रही है कि क्यों स्कूल बंद किए जा रहे हैं।
उधर कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटना की सीबीआई जांच की मांग और योगी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ गुरुवार को आजाद समाज पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम संबोधन ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए इस शासनादेश को तत्काल रद्द करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष एडवोकेट चरण सिंह ने कहा कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में दलित, वंचित और पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार अब गरीबों के बच्चों से शिक्षा का अधिकार भी छीन रही है। उन्होंने कहा कि 16 जून को एक शासनादेश आया जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर पास के स्कूलों में विलय करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह शासनादेश गरीब, दलित और वंचित बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों को जो मर्ज किया जा रहा है, करीब 28,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उसके विरोध में हम सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करेंगे और भाई चंद्रशेखर के खिलाफ जो हमारे युवा साथियों के साथ जो हुआ उसकी निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच हम गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति से चाहते हैं। कंकरखेड़ा पुलिस ने गुरुवार को रोटा रोड क्षेत्र से चेकिंग अभियान के दौरान 3 शातिर लुटेरों को दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से लूटी गई 2 बाइक, 1 स्कूटी और 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। दरअसल गुरुवार को योगीपुरम चौकी पर तैनात दरोगा विवेक ओबरॉय अन्य पुलिसकर्मियों के साथ रोटा रोड पर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्हें सामने से एक बाइक पर सवार 3 संदिग्ध आते हुए नजर आए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार युवकों ने बाइक दौड़ा दी और भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने बाइक को ओवरटेक करते हुए तीनों को दबोच लिया। जिसके बाद पुलिस तीनों को पकड़कर योगीपुरम चौकी ले आई। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक कंकरखेड़ा के रहने वाले तुषार चौधरी, विशाल और आयुष मलिक बताए जा रहे हैं, जिन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व योगीपुरम चौकी क्षेत्र में देर रात जोमैटो कंपनी के डिलीवरी मैन से बाइक, मोबाइल और उसका पर्स लूटा था, जबकि वह पहले भी स्कूटी, बाइक, मोबाइल और पर्स लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में पकड़े गए लुटेरों में एक युवक पुलिसकर्मी का बेटा भी बताया जा रहा है। टीपी नगर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो क्राइम ब्रांच अधिकारी और पत्रकार बनकर महिलाओं को डरा धमका कर लाखों रुपए की ठगी करते थे। दोनों के पास से पुलिस ने महिला द्वारा लिए गए 3800 रुपए की नकदी भी बरामद की है। दरअसल टीपी नगर थाना क्षेत्र के शिव हरि मंदिर कॉलोनी की रहने वाली संगीता नामक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते दिनों उसके घर में कुछ लोग जबरन घुस आए और खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी और पत्रकार बताकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। संगीता ने यह भी बताया कि यह लोग उससे जबरन 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। इसी दौरान डरी सहमी संगीता ने इन लोगों को 30,000 रुपए दे दिए। इस घटना के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो ठगी करने वाली महिला सावित्री और दिनेश को बागपत फ्लाईओवर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि मलियाना का रहने वाला दिनेश और भोला रोड पर रहने वाली सावित्री कई भोले भाले लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। वहीं पुलिस इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। थाना टीपी नगर क्षेत्र में एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि कुछ लोग कुछ दिन पहले क्राइम ब्रांच और प्रेस रिपोर्टर बनकर उनके घर में जबरदस्ती एंटर हुए थे। घर में घुसने के बाद इन्होंने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी लेते वक्त इनके द्वारा ही एक कुछ सामान, आपत्तिजनक सामान इनके घर में रखकर उसका वीडियो बना लिया गया। उसके बाद इन्हें डराया गया कि अगर आप हमें 2 लाख रुपए नहीं देते हो तो आपके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और आपको जेल भेजा जाएगा। इस डर से जो वादियाँ हैं उनके द्वारा करीब 30,000 रुपये इनको दिए गए और इसके बाकी की रकम बाद में देने के लिए बताया गया। उसके बाद इन्होंने पुलिस को सूचित किया। इसके बाद पुलिस की करीब 3 टीमें इस घटना के अनावरण के लिए लगाई गई थी। इसमें 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके, 2 आरोपी जिनके नाम दिनेश और सावित्री हैं। दिनेश और सावित्री ने जब पूछताछ में बताया, इनका मॉडस ऑपरेंडी बताया। ये लोग रैंडम घर को चूज करते थे और रेकी करते थे। रेकी करने के बाद ये लोग क्राइम ब्रांच और साथ में रिपोर्टर बन के इनके घर पे जाया करते थे और उसमें आपत्तिजनक सामग्री से लोग साथ लेके जाते थे सामान और वहाँ पर इधर घर में रख दिया करते थे। उसके बाद ये लोग जो भी इनके घर के मालिक होता था उसको डराया करते थे। डराने के बाद ये लोग वहाँ से वसूली किया करते थे। इसमें अभी 6 और लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। वो लोग फिलहाल फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई हैं। इसमें कुछ और नाम भी शामिल सामने आ सकते हैं क्योंकि इनका नेटवर्क काफ़ी बड़ा है। उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। फिलहाल दोनों को जो आरोपी हैं गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया और इस तरह से इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को संविदा में नियोजित किए जाने, आबादी के अनुसार सफाई कर्मचारी बढ़ाए जाने एवं अन्य मांगों के समाधान के लिए भारतीय संविधान आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ द्वारा गठित आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के तत्वाधान में 4 जुलाई यानी शुक्रवार से नगर निगम में अनिश्चितकालीन धरना एवं क्रमिक अनशन की शुरुआत की जाएगी। यह जानकारी संघ के अध्यक्ष एवं संघर्ष समिति के संयोजक दिनेश सूद के द्वारा नगर निगम स्थित यूनियन के कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी गई है। उन्होंने बताया कि 20 जून 2023 को नगर निगम बोर्ड की बैठक में 2415 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के संबंध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि नगर निगम मेरठ में सफाई कार्य में ठेका प्रथा समाप्त करके 2415 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को नगर निगम के कर्मचारी का ही दर्जा दिया जाएगा। किंतु आज तक भी यूनियन के बार बार मांग करने एवं आंदोलन करने के बाद भी अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बाद भी उस प्रस्ताव के लागू नहीं किया गया। महानगर की आबादी के अनुसार तत्काल की लगभग 5400 सफाई कर्मचारियों की भर्ती नहीं की जा रही है। हम लोगों ने 20 जून को एक 15 दिन का नोटिस दिया था नगर आयुक्त साहब को और अपनी मांगों का एक मांग पत्र दिया था, जिसका उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आज उसकी अवधि पूरी होने जा रही है, तो कल से हम लोग टाउन हॉल के अंदर क्रमिक अनशन और धरना प्रदर्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। टीपी नगर थाना क्षेत्र की नई बस्ती में रहने वाली अनीता गुरुवार को पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उसने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि उनके पति ओंकार सिंह ने पड़ोस के ही रहने वाले गजे सिंह से कुछ रुपए ब्याज पर लिए थे। आरोपी ने उसे 14% का ब्याज लगाकर और जीएसटी जोड़कर रुपए दिए। आरोप यह भी है कि ब्याज के रुपए फाइनल होने के बाद भी सूदखोर फाइल चार्ज और जीएसटी के रुपए जोड़कर उसके पति पर मोटी रकम बता रहा है, जबकि विरोध करने पर सूदखोर गजे सिंह झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, जिसके चलते उसे जान माल का खतरा सता रहा है। अनीता का यह भी आरोप है कि उसने इस मामले की जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन थाना पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई नहीं की। वहीं अनीता की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नई बस्ती में वहाँ से आए गजे सिंह, पुत्र ऑफ रतन सिंह, उससे हमने 20,000 रुपए ब्याज पे लिए थे, बाकी सबने ऐसे लिए थे। हमने उसके पैसे भी ब्याज से ज्यादा करीब 40-45 हजार रुपये अकाउंट द्वारा मैंने दे भी दिए। उसके बावजूद भी गजे सिंह आए दिन मेरे पे मार पिटाई करता है, मेरे से पैसे मांगता है, 5 लाख रुपए मांगता है। उसके बावजूद जब मैंने उससे पैसे लिए थे, उसे ब्लैंक चेक दिए थे, तो मेरे ब्लैंक चेक मैंने उसे जब पैसे दिए थे तो वापस मांगे, वापस देने पे उन्होंने आनाकानी करी और मेरे साथ मार पिटाई करी। उसकी मैंने रिपोर्ट टीपी नगर में दी थी, टीपी नगर पुलिस ने मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं करी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पांडव नगर के रहने वाले दिव्यांग सुनील कुमार को घर से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान वह रोता बिलखता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। दरअसल पूरा मामला पैसों से जुड़ा हुआ है। दिव्यांग सुनील कुमार के मुताबिक इस समय उसके माता पिता नहीं है, लेकिन 15 साल के पहले सुनील के पिता दया किशोर ने साकेत के रहने वाले राधाचरण से 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे। दया किशोर काफी समय तक राधाचरण को पैसे देते रहे, लेकिन बीते 1 साल पहले दया किशोर की मृत्यु हो गई। आरोप है कि दया किशोर की मौत के बाद से ही राधाचरण दया किशोर के मकान को कब्जाना चाहता था। दिव्यांग सुनील कुमार का कहना है कि मकान को लेकर यह मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। आरोप है कि गुरुवार को राधाचरण पुलिस को लेकर दिव्यांग सुनील के घर पहुंचा और उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर पर अपना ताला लगा दिया। सुनील का यह भी आरोप है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उसे अभद्रता भी की। वहीं इस पूरे मामले में वार्ड सभासद संजय सैनी का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मकान पर कब्जा करना गलत है। इस मामले को लेकर वह शुक्रवार को डीएम से मुलाकात करेंगे और दिव्यांग सुनील को इंसाफ दिलवाएंगे। फादर ने पैसे ले रखे थे, जुर्मानी 2 तरीके से न मकान अपना नाम करके लिया और कल पुलिस फोर्स के आगे मुझे घर से बाहर निकाला, मारा पीटी करी मेरे साथ। कितने पैसे ले रहे आपके बाबू ने? 1.5 लाख। कितना टाइम हो गया? 15 साल लगभग। 346 का मामला है, जहां पर ये सुनील नाम का व्यक्ति जो कि विकलांग है और बहुत ख़राब स्थिति में अकेला यहाँ रहता था। इनके पिताजी ने को किसी ने ब्याज पे पैसे दे दिए थे। ब्याज के पैसों के बदले उनने यहाँ पर इनसे ज़बरदस्ती करके पुलिस की मिली भगत और कोर्ट की मदद से मकान अपने नाम करा लिया और पुलिस बल के साथ इसको बाहर, इसका सामान और इसे बाहर फेंक दिया और मार पिटाई करके बाहर कर दिया। जितने पैसे लेते उतना तो ब्याज ले चुका है वो बंदा, उसके बावजूद उसके पैसे जो तू खड़े हैं, ना तो उस पर कोई लाइसेंस है ब्याज का, ना कुछ है। उसका यही काम है ब्याज पे पैसे देके मकान कब्जाने का। पूर्व में भी और जगह की भी शिकायतें हैं उसकी, यही कर रखा उनने।
और ये विकलांग है। मेरा जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि प्रशासन को भी ये बताया जाए कि ब्याज पे पैसे ले लेके लोग बाग यहाँ मकान अपने नाम करा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र के एटोजैट कॉलोनी की ग्रीन हाइट्स के मकान नंबर 311 में रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह के छोटे भाई जितेंद्र कुमार परिवार संग रहते हैं। हरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके भाई की आंख का ऑपरेशन पंचकुला में होना था, जिसके चलते वो 15 दिन पहले अपनी पत्नी मंजू को लेकर पंचकुला में अपने बेटे रूपाल के पास गए हुए थे। वहीं बुधवार की रात चोरों ने उनके भाई के मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर रखी नकदी और ज्वेलरी को चोरी कर लिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद सदीक नगर की रहने वाली एक युवती ने बुधवार को कंकरखेड़ा थाने पर पहुंचकर पुलिस को बताया कि मोदी नगर के गांव शाहजहांपुर का रहने वाला उसका दोस्त अश्वनी राठी उसको बहला फुसला कर कंकरखेड़ा हाईवे स्थित एक रेस्टोरेंट पर लेकर आया था। आरोप है कि इस दौरान अश्वनी ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का आरोप है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद अश्वनी फरार हो गया। वहीं युवती की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अश्वनी की तलाश शुरू कर दी है। लाख कोशिशों के बावजूद साइबर ठग लगातार लोगों को अपने जाल में फंसाकर पैसे ठग रहे हैं और अगर इन ठगों को पैसे नहीं मिलते तो यह लोग भोले भाले लोगों को लगातार परेशान करते हैं। ताजा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सूरजकुंड रोड से सामने आया है। यहां रहने वाले रोहित रस्तोगी गुरुवार को पुलिस ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि उनकी पत्नी नीमा रस्तोगी का मोबाइल फोन बेटी चला रही थी तो अचानक से ऐड पर क्लिक कर दिया, जिसके बाद नीमा के फोन पर एक अनजान ऐप क्रेडिट मैनेजर नाम से इंस्टाग्राम हो गया और अकाउंट में 3000 रुपए आ गए, जिसे नीमा ने वापस लौटा दिए। आरोप है कि इसके बाद नीमा रस्तोगी के फोन पर लगातार अलग अलग नंबरों से धमकी भरे मैसेज आने लगे और फोन करने वाले अश्लील फोटो और डाटा वायरल करने की धमकी देने लगे, जिसके बाद से ही परिवार के लोग डरे हुए हैं। वहीं पीड़ित की बात सुनने के बाद जन सुनवाई कर रहे अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। ये भैया जी ठगी का जो आजकल मामला चल रहा है, रात दिन बस ठगी का ही मामला चल रहा है। साइबर क्राइम जो चल रहा है उसी सिलसिले में हमारा आना हुआ। अभी जो है 2 दिन पहले ये भाई साहब हमारे, इनकी बेटी इंस्टाग्राम चला रही थी, वहाँ उन पे जो है कोई बटन ऐसा दब गया जिससे जो साइबर ठगी वालों के फोन आने शुरू हो गए। उन्होंने अकाउंट में 3000 रुपए डाल दिए। इन्होंने तुरंत ही उसे देख के रात को ही वापस 3000 रुपए कर दिए। उससे दूसरे दिन बाद उन्होंने फिर 3000 रुपए डाले। इन्होंने वापसी करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि तेरे जो है मतलब गलत फोटो महिला के, इनकी घरवाली के महिला के फोटो पता नहीं कहां से निकाले और उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा और 1 लाख रुपए की मांग कर रहा। कुछ फोटो वायरल भी करे उन्होंने, जो हम पे सबूत है। इसी सिलसिले में हम यहाँ पाए। मवाना स्थित गंगनहर विद्युत वितरण खंड पर तैनात एसएसओ द्वारा बिजली की शिकायत दर्ज कराने वाले किसान से फोन पर अभद्रता करने के विरोध में गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने गंगनहर बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान किसानों ने एसएसओ को धरने पर ही बंधक बना लिया। भाक्यू भानु के प्रदेश अध्यक्ष अमित त्यागी के नेतृत्व में विद्युत वितरण खंड पहुंचे किसानों ने एसएसओ को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान अमित त्यागी ने बताया कि बुधवार को गाँव कोहला की बिजली घंटों से बाधित थी, जिसकी शिकायत करने के लिए उनके संगठन के किसान द्वारा बिजली घर पर तैनात एसएसओ सदन कुमार को फोन करके शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि इस दौरान एसएसओ ने किसान से फोन पर अभद्रता कर डाली। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने साफ कहा कि जब तक एसएसओ सदन कुमार पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक किसान धरने से नहीं उठेंगे। भाई यहाँ मवाना गंगनहर स्थित जो बिजली घर बना है, जहाँ पे इतनी गंभीर समस्या है। एक तो इसे बहुत छोटा सा एरिया मिला है। 3 गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं, करीमपुर है, कोहला है और सैदीपुर है। 3 गांव मिलने के बाद भी एक तो ये बताते हैं कि ओवरलोड चलता है इनका बिजली। वो क्यों चलता है, कैसे चलता है, क्या इनकी मंशा है, कहाँ ये 2 नंबर में सप्लाई कर रहे हैं, वो विभाग वाले जाने, जय साहब जाना, एक्शन साहब जाना, एसडी साहब जाना। दूसरी समस्या, जो यहाँ का स्टाफ है, 2 लाइनमैन है, रवि कुमार और अमन कुमार के नाम से। उनका व्यवहार किसानों के प्रति और कंज्यूमर के प्रति बहुत ही अभद्र व्यवहार वे लोगों के साथ करते हैं। शटडाउन ले लेकर 2-2 घंटे तक वो सप्लाई चालू नहीं करवाते, चाहे काम 10 मिनट का हो या 20 मिनट का हो। 2 घंटे तक वे गायब होने के बाद फ़ोन भी उठाना किसी का उचित नहीं समझते। फिर सबसे गंभीर समस्या ये है, कल कोहला गांव निवासी कुछ हमारे साथी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने बिजली की सप्लाई के विषय में एसएसओ साहब से कुछ कहा कि भाई ऐसा हमारे गाँव में और करीमपुर में, कोहला में और करीमपुर में लगभग दोपहर से कोई बिजली की व्यवस्था है नहीं। हम फ़ोन करके थक चुके हैं और कोई ना तो फ़ोन उठाने को तैयार है, ना ही कोई संतोषजनक
संतोषजनक जवाब देने को तैयार है। जानी खुर्द के चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग स्थित गंग नहर का कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर, सीडीओ नूपुर गोयल, एसडीएम सदर, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा, सीओ सरदाना संजय कुमार जायसवाल, जानी थाना प्रभारी महेश कुमार राठौर और अन्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर के साथ भोला जाल जानी गंग नहर पर पहुंचे और कावड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो भी कावड़ मार्ग पर कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उस कार्य को जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। इस दौरान भोला जाल पर शिव भक्तों के लिए भंडारा लगाने वाले क्षेत्रवासियों ने कमिश्नर ऋषिकेश भास्कर से मांग करते हुए कहा कि क्षेत्र में घूमने वाले आवारा पशुओं से निजात दिलाए, ताकि शिव भक्तों और श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एनसीआर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिवानी अग्रवाल पर 35 लोगों के साथ दिल्ली में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों सीबीआई की रेड पड़ी थी, जिसमें 9 घंटे से ज्यादा अस्पताल और घर पर सीबीआई की कार्रवाई चली थी। सीबीआई ने करीब 6 से ज्यादा अनियमितताएं मिलने पर केस दर्ज किया है। पूर्व एमएलसी ने कहा कि हम सीबीआई की जांच में सहयोग करेंगे। टीम में फैकल्टी की कमी, छात्रों का रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड, ओपीडी की फाइल, मोबाइल, कंप्यूटर जब्त कर दिल्ली ले गए हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कैलाशी अस्पताल से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे देर रात जिला अलवर के रहने वाले 10 टायर ट्रक चालक सलीम ने अपना ट्रक खड़ा करने के बाद वह ट्रक के अंदर सो गया था। जब आज सुबह सलीम उठा तो उसने अपने ट्रक को चेक करने लगा तो उसने देखा कि ट्रक के पीछे लगी एक टायर स्टेपनी चोरी थी। उसके बोल्ट वहीं पास में खुले हुए पड़े थे, जिसके बाद ट्रक चालक सलीम कंकरखेड़ा पर पहुंचा और स्टेपनी टायर चोरी होने की पुलिस को सूचना दी। और अब हमारे विशेष कार्यक्रम में हम क्लास 10th के लिए आईसीएसई बच्चों के लिए समय समय पर कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक क्वेश्चन बैंक की लॉन्चिंग पर राइटर और मैथमेटिशियन सहित बी करीम सर से, जिन्हें आप सैयद सर के नाम से जानते हैं। उन्होंने आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए एक क्वेश्चन बैंक तैयार किया है और यह क्वेश्चन बैंक उन्होंने अपनी माता जी को समर्पित किया है। सैयद सर ने बताया कि आईसीएसई मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए और सितंबर तक यदि कोर्स पूरा कर लिया जाए तो अच्छे नंबर आने की पूरी संभावना रहती है। उन्होंने अपने क्वेश्चन बैंक के बारे में बताया कि इसे आईसीएसई के पैटर्न पर तैयार किया गया है और पिछले सालों के पेपर से भी शामिल किए गए हैं। आइए हमारे इनपुट हेड के शर्मा के साथ सैयद सर से की गई विशेष बातचीत दिखाते हैं आपको। आपके लिए यह हमारा पहला कार्यक्रम है और पहला कार्यक्रम अगर हम अपनी नई पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को ना समर्पित करें तो फिर मज़ा नहीं आता। और इस नए कार्यक्रम में, पहले कार्यक्रम में हमारे साथ आईसीएसई की मैथमेटिक्स को टिप्स पर सॉल्व करने वाले सैयद बी करीम साथ में एचओडी मैथमेटिक्स हैं और उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मेरे हाथ में उनकी एक बुक आई है QB। अमूमन इंटरव्यू देने से परहेज करते हैं, गुरेज करते हैं, लेकिन बुक को लेकर जब मैंने इसका कंटेंट देखा, प्रेजेंटेशन देखी, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस देखा और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन देखा, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तब मैंने बड़ी मुश्किल से सैयद सर को मनाया है इस बुक के बारे में जानने के लिए। सर, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। सबसे पहले QB, ये नाम बड़ा अट्रैक्टिव है, आप ये लीजिए, मैं ये लेता हूँ जी, ये बड़ा अट्रैक्टिव नाम है। QB एक्चुअली क्वेश्चन बैंक के लिए है, तो एक ब्रांड लोगो हो गया QB और क्वेश्चन बैंक। इसमें इस बुक में क्लास 10th मैथमेटिक्स 2026 एग्जामिनेशन के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ MCQ क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जैसे आपने कहा, तो वो सब कुछ इस बुक में स्टूडेंट्स को मिलेगा। दैट इज़ इफ़ दे डू दिस, तो उनको कहीं कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वंस दे कंप्लीट द टेक्स्ट बुक, तो एक क्वेश्चन बैंक उनकी हर जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं सबको फुलफिल करेगा। जी हाँ, मैथमेटिक्स को लेकर जो फोबिया रहता है ना, और स्पेशली आईसीएसई के मैथमेटिक्स को लेकर जो फोबिया रहता है, उसके बारे में मैं रेगुलर मैथमेटिक्स और दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स से बात करता रहूँगा। सर करीम हमारे साथ हैं, उनसे एक बड़ा क्वेश्चन ये है, सर आईसीएसई के बच्चों को
सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का फोबिया रहता है? जी, थोड़ा क्यों बहुत रहता है? कंटेंट की वजह से, प्रेजेंटेशन की वजह से, किस वजह से? एक्चुअली सिर्फ कंटेंट जो हमारा, अगर हम सीबीएसई से कंपेयर करें तो जो हमारा कंटेंट है वो इन डेप्थ है। दैट इज़ जितनी भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं वो बिल्कुल डेप्थ में, दैट इज़ दे नो एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन करेक्ट अप्रोच अगर उनको मिले, करेक्ट गाइडेंस मिले तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आईसीएसई के सर खड़े हैं, सीबीएसई को मैंने बहुत अच्छी तरीके से मथा है, तो मैं आपको बता दूं इस आईसीएसई में जो जो टॉपिक्स इंक्लूड किए जाते हैं उनकी बेसिक्स 11th में पढ़ते हैं सीबीएसई में बच्चे, और वो बेसिक यहाँ 10th और 9th में आ जाती है। जैसे एक छोटा सा टॉपिक मैं ले लूँ, मैट्रिसेस, और वो टॉपिक होता है 12th में, आपके यहाँ 10th में। और वो जो बेसिक के जो 2 एक्सरसाइज सीबीएसई में होती हैं वो यहाँ पर होती है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलीज को लेकर आपने क्या करा है इसमें? सर इसमें अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे, देखेंगे तो इसमें ना जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी फॉर्मूले कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है वो सारे कंपाइल्ड हैं इस बुक में। तो बच्चों के लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा कि जब वो कॉन्सेप्ट्स देखकर फिर वो क्वेश्चंस को देखेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर देम टू रिवाइज। मेरे हाथ में जैसे ही ये बुक आई थी, मैं अपने सहयोगी राजेश से कहूँगा जरा थोड़ा सा कैमरा पैन करें और बताएं। इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी, जैसे चैप्टर नंबर 1 है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, उसमें 2025 1 मार्क 4 मार्क्स, 2024 1 मार्क 3 मार्क्स, 2023 1 मार्क 3 मार्क्स 2 मार्क्स 2 क्वेश्चंस, 2020 4 मार्क्स। तो इस तरीके के चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस और वेटेज बता रखे हैं कि कितने एमसीक्यू आ रहे हैं, कितने बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उस चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम के जरिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर, हाउ प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एंड प्रैक्टिस आल्सो। एक्चुअली अगर स्टूडेंट्स अपने एक बार टेक्स्ट बुक कंप्लीट करके और फिर थॉरो रिवीजन इस बुक में से करेंगे, दे विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम। कब तक कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से तो बच्चों को सितंबर एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके एंड देन दे शुड स्टार्ट विद द रिवीजन। आप कहेंगे कि आप आईसीएसई और आईसीई के टीचर्स से क्यों बात कर रहे हैं, उनकी बुक से क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में एक बात बता दूं, मैथमेटिक्स किसी भी बोर्ड की मोहताज नहीं है, और जो मैथमेटिक्स के लवर्स हैं ना, जो मैथमेटिक्स के लर्नर्स हैं, उन्हें जहाँ से भी क्वेश्चन मिले वहाँ से करना चाहिए। सर, इसमें आईसीएसई में क्वेश्चन सॉल्व करने की जो मार्किंग स्कीम है उसके बारे में बच्चों को और बताइए। जी, सिंगल फ्रेम मार्किंग स्कीम के लिए, जैसे जो मार्किंग स्कीम के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनमें बच्चों को डायरेक्टली इफ दे राइट द ऑप्शन, इवन इफ दे डू नॉट सॉल्व इट, दे जस्ट मार्क द ऑप्शन, तो उनको पूरे मार्क्स मिलते हैं उसमें। और बाकी जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, देयर दे हैव टू शो द कंप्लीट वर्किंग, तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है उसमें। तो बच्चा अगर कुछ भी लिख रहा है उसमें स्टेप्स उसके करेक्ट हैं तो डेफिनेटली दे गेट मार्क्स ऑन इट। पहले इंपॉर्टेंट टिप्स बताइए, और अब इस साल हम बच्चों के लिए कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम्स बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम सैयद सर से पूछने जा रहे हैं वो ये है कि चैप्टर्स का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि इंटरनल चॉइस बहुत ज़्यादा होती है। सर, एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसका क्वेश्चन भी इस बुक में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे जो क्वेश्चंस, जैसे जिन टॉपिक्स में से 5 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ओजाइव हो गया, देन आपका ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस हो गए, तो ये सारे मेजर टॉपिक हैं जिनको बच्चों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। कितने साल लगे सर इस बुक को बनाने में? सर, इसमें मेरे जितना भी मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो सारा का सारा इसमें है। इट इज़ मोर देन 2 decades। कितनी नींद इस बुक ने आपकी उड़ाई है और कितनी प्रूफ रीडिंग्स हुई है? प्रूफ रीडिंग 2 बार हुई है, और मतलब मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई मिस्टेक नहीं मिलेगी इस बुक में। और रही बात रातों की नींदों की, तो वो तो बहुत ज़्यादा गई है। यहाँ ये एफर्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दिनों पर्सनल लॉस को लेकर सैयद सर काफ़ी परेशान थे, लेकिन फिर भी आपके लिए बुक उन्होंने लिखी, और ये बुक समर्पित की है अपनी वालिदा को। जी जी, ये मतलब बहुत टची बात कही सर आपने, क्योंकि जिस वक्त मैं ये बुक बस कंप्लीशन पर था तो मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, एंड आई लॉस्ट अराउंड 1st of May।
तो ये पूरी तरह से आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं उसका पूरा श्रेय अपनी माँ को देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत कर कर हम सारे भाई बहनों को आज जिस लायक बनाया है, तो द कंप्लीट क्रेडिट गोज़ टू हर। तो ये पूरी तरह मेरी माँ को समर्पित है। जी हाँ, आंखें नम हो गई हैं और इसलिए मैंने सैयद सर की बात नहीं सुनी, क्योंकि ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है जो नई पीढ़ी को दिया जा रहा है, और इस आशीर्वाद को बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस आशीर्वाद से, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट एज अ मैथमेटिक्स टीचर मैंने देखा है वो लाजवाब है। बच्चों से छोटी सी गुजारिश है, बच्चों जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ना, सॉल्व करना, सर की गाइडेंस में रहना। अपने सहयोगी राजेश के साथ और विवेक और संजय के साथ के इस स्पेशल प्रोग्राम में। अपने जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।